This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये फरमाया, जिसका मफ़हूम मैं बयान कर रहा हूँ, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एड्रेस किया कि मेरे बंदे आपसे पूछते हैं मेरे बारे में, तो आप उनको कह दो कि मैं तुम्हारे करीब हूँ। जो मुझसे दुआ करता है मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूँ। तो यानी हमें हर वक्त ये एहसास होना चाहिए कि अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो हमारे करीब है। उसने हमें बनाने के बाद छोड़ नहीं दिया। जैसे एक इदारा है, वो जो इदारा कभी ऐसा नहीं करता कि अपने इदारे को बनाने के बाद उसके ऊपर कोई सुपरवाइज़र ना हो, कोई और ना हो। वो कैमराज लगाता है, सर्वेलेंस करता है, ऑडिट करता है। इसी तरह अल्लाह ताला भी हमें हर वक्त वॉच कर रहे हैं। ये जो मेरा जिस्म है और ये जो मेरी रूह है, इसको वो वॉच कर रहे हैं। इसलिए हमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से कभी नाउम्मीद नहीं हो। यानी हर वक्त जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इशू है, लेट डिस्कस विद मी, मेरे से डिस्कस करो, मैं उसका अच्छा आपको दूंगा। लेकिन सिर्फ ये है कि किसी भी प्रॉब्लम में हम किसी का कभी नुकसान ना करें। ये शर्त है कि किसी के साथ जुल्म नहीं करना। ठीक है, अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं जुल्म करने वालों को पसंद नहीं करता। जुल्म ये है किसी का हक ना देना, ये जुल्म है। राइट, उसने जो ज्यादती की उससे बढ़कर ज्यादती करना, ये जुल्म है। हमने किसी के ऊपर जुल्म नहीं करना, ज्यादा हमने अपनी तरफ से नहीं करना। और मोमिन ये भी नहीं है कि कोई अटैक करे तो उसको बर्दाश्त करे। एक मोमिन एक सुराग से 2 दफा डसा भी नहीं जाता, ये भी उसकी क्वालिटी है। यानी हमें सेहतमंद रहना है, ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर हमें विजिलेंट रहना है। ये नहीं काम करना कि कोई बंदा जो मर्जी आपके साथ करे, आप जो है ना मलंग बन के बैठे रहे। आपने अपना वो काम करना, लेकिन किसी को तंग नहीं करना, किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी। अल्लाह ताला आपके साथ, वो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला आपको बेहतर जो है वो चीज अता करें। अच्छा जी, हमने जो आज हमारा सेल्स टैक्स का लेक्चर नंबर 2 है, जो लेक्चर 1 को पहले मैं जरा उसका रिकैप आपको दूं तो आगे चलते हैं। लेक्चर 1 में हमने कहा कि पाकिस्तान में इनकम टैक्स के अलावा सेल्स टैक्स भी है। ठीक है, जो FBI जिसको मॉनिटर कर रहा है। इस सेल्स टैक्स को हम जनरल सेल टैक्स भी कहते हैं, क्योंकि इसका इंडिविजुअल AOP सब के ऊपर एक ही रेट है, वो है 17%। इसीलिए इसको हम जनरल सेल टैक्स कहते हैं। ये जो सेल्स टैक्स है जो FBR ने लगाया हुआ, ये गुड्स के ऊपर है। सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स लगा हुआ है वो है प्रोविंसेस ने लगाया हुआ है। हमारे पास 5 और इनकम टैक्स के लॉज हैं, यानी हमारे जो 4 सूबे हैं उन्होंने लगाया हुआ है। इसके अलावा जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है उसने भी लगाया हुआ है। आपने गाड़ियों पे ICT का लफ्ज़ लिखा देखा होगा, वो भी लगा हुआ है। इसके बाद ये पहली चीज थी। फिर हमने इसमें दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात डिस्कस की कि सेल्स टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट की जाएगी, इसका फॉर्मूला क्या है। तो हमने इसमें ये बात डिस्कस की कि आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स से क्या बात है कि आप जो लोगों से लेते हैं, सेल, आउटपुट मीन सेल, उस पे जो लोगों से टैक्स लेते हैं, आपने लेट्स सपोज इसमें टैक्स ले लिया 100 रुपया और दिया है 80 रुपीज। तो आप अपने 80 रुपीज जो दिए हैं वो 100 में से माइनस करें और 20 रुपये जमा करवाएं। ये जमा कब करवाने हैं? ये हर मंथ में करवाने होते हैं। जो इनकम टैक्स है ना, उसमें आपका जो साल से मुराद, ईयर से मुराद 12 माह होते हैं। सेल्स टैक्स में ईयर से मुराद 1 मंथ है। यहाँ लिखा होगा ना टैक्स ईयर, तो वो 1 मंथ होगा, 1 महीने को कहते हैं। अच्छा, सेल्स टैक्स में हमारी जो टैक्स रिटर्न की डेट्स होती हैं वो होती हैं 30 सितंबर और 31 ऑफ दिसंबर। ये सिर्फ कंपनीज के लिए होती है, ये आपको हम पढ़ चुके हुए हैं। इसमें जो डेट होती है वो होती है 15th ऑफ द मंथ। ठीक है, 15th ऑफ द मंथ। लेट्स सपोज कि आपने अगर जनवरी की रिटर्न जमा करवानी है ना, तो आपको डेट मिलेगी 15th ऑफ फेब। यहाँ तक आपने पैसे जमा करवाने हैं
और 18 तारीख तक फिर आप रिटर्न जमा करवा देंगे। यानी ये डेट इसलिए है कि आप जाके टैक्स जो है वो जमा करवा दें, और ये डेट किसके लिए है कि आपने इस तक अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवानी है, ये अपनी बात। इसलिए ये फर्क है दोनों में, ठीक है। ये बेसिक है। आउटपुट में इनपुट आपने माइनस करना है। इनकम टैक्स में हम टैक्स में से टैक्स कभी माइनस नहीं करते, सेल्स टैक्स में हमेशा टैक्स में से टैक्स माइनस करते हैं। फिर हमने कल लेक्चर 1 के अंदर ये बात डिस्कस की थी कि ये टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, उसकी आपको बातें हमने डिस्कस की कि ये अगर अमाउंट एक्सक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स हो तो फिर हम सिंपल उस अमाउंट का 17% ले लेंगे। अगर ये अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स हो तो फिर इस अमाउंट का हम 0.17 यानी 17% और 1 पॉइंट, तो फिर हमारे पास सेल्स टैक्स की अमाउंट आ जाएगी। तीसरी चीज ये है कि अगर ये इंपोर्ट हो तो इंपोर्ट देखा जाएगा कि ये कौन सी इंपोर्ट है। हो सकता है ये रॉ मटेरियल की इंपोर्ट हो सकता है ये कमर्शियल इंपोर्ट हो। इन दोनों में एक इशू होगा। अगर तो ये इंपोर्ट है तो हम अपनी वैल्यू में पहले कस्टम ड्यूटी ऐड करेंगे, अगर एग्जाम में गिवन है। अगर एग्जाम में कस्टम ड्यूटी गिवन नहीं तो वो ऐड नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर मेरी वैल्यू है 100 और कस्टम ड्यूटी का रेट है 20%, तो मैं इसका 20% इसमें ऐड कर लूँ तो ये बन जाएगा 120, फिर इसका मैं 17% दूंगा। इसका दूसरा तरीका ये होता है कि आप 100 को मल्टीप्लाई कर दें 1.2 के साथ, तो इससे मुराद है कि ये वैल्यू अब 120% हो गई है। यानी 1.2 करेंगे तो इससे मुराद क्या है कि ये वैल्यू कितनी हो गई है, 120 हो गई है। इसको आप 17% के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसको हम 17% के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कमर्शियल इंपोर्ट होगी तो कमर्शियल इंपोर्ट में वो जो वैल्यू है उसमें आप कस्टम ड्यूटी को ऐड करेंगे और वहां पर 20% लेंगे। कमर्शियल इंपोर्ट के केस में कितनी होगी, 20%। लेकिन जब आप इन तमाम चीजों को आगे बेचेंगे, ये बात याद रखें, जब आप इन चीजों को सेल करेंगे तो उस वक्त आप कोई कस्टम ड्यूटी वगैरह लोगों से कलेक्ट नहीं करेंगे। आप कितना टैक्स लेंगे, 17% लेंगे। जनरल बात कर रहा हूँ, यानी आप दें, कस्टम ड्यूटी लेंगे नहीं, सिर्फ देंगे। ये बात, कस्टम ड्यूटी देनी है, बस ये ध्यान में रखें। कस्टम ड्यूटी लेनी नहीं है, क्या करनी है, देनी है। रेट कितना इसका, 20%। ये बात हमने इसमें डिस्कस की थी। इसके अलावा हमने एक और बात इसमें ये डिस्कस की थी कि ये जो सेल्स टैक्स है ये वैल्यू एडिशन टैक्स में लगता है। यानी आपने 100 की चीज बेच दी 120 में, तो वैल्यू एडिशन कितनी हुई आपकी, 20। असल में आप उसका 17% टैक्स दे रहे होते हैं। ये वैल्यू एडिशन टैक्स मोड में, वैट मोड में एप्लीकेबल है, ये वहां पर लग रहा होता है। ये बात समझ आ गई, ये वैट मोड में एप्लीकेबल होता है। लेकिन ये एग्जाम में कभी नहीं उसने पूछा कि ये वैट मोड में है या नहीं है। आखिरी जो बात हमने बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कस की थी कि इसमें हर बंदा अपना बर्डन दूसरे पे शिफ्ट करता है, ठीक है, अनटिल के ये कंज्यूमर पे चला जाता है। यानी आपने फॉर एग्जांपल जो वाई है इसने एक्स को 80 रुपीज दिए, ठीक है, ठीक है, और इसने जी से 100 रुपया ले लिया, तो ये क्या करेगा, 100 में से 80 माइनस करेगा और 20 रुपये टैक्स वालों को जमा करवा देगा। इसी तरह जो मिस्टर जी है इसने तो कितना दिया हुआ है, 100 रुपया, ये सी से लेट्स सपोज के 150 ले लेता है, तो ये क्या करेगा, अपने 100 रुपीज अपनी पॉकेट में रखेगा और बाकी 50 रुपये डिपार्टमेंट को जमा करवा देगा। ये जो सी है, ये जो कंज्यूमर है, इसने जो पैसे दिए हैं 150, ये इसको इनपुट नहीं करेगा, ये इसको इनपुट टैक्स नहीं। ये बाकी सभी लोग इस जो टैक्स को क्या कहेंगे, इनपुट टैक्स। क्या कहेंगे, ये इसको सिर्फ सेल टैक्स कहेगा, ठीक है। इसका बर्डन इस पे शिफ्ट होगा, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ये बर्डन शिफ्ट होता होता किस पे चला जाता है, कंज्यूमर पे जाता है। इसको, इसी बात को आज हम एक मिसाल से समझेंगे ताकि हमें सप्लाई चेन की समझ आ जाए। यहाँ तक अगर आपका कुछ सवाल हो, ये कल का लेक्चर मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, अगर आप इसको सुनना चाहें तो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, आप इसको वहां से जाकर दोबारा सुन सकते हैं। ये इसकी बेसिक थी कि सेल्स टैक्स है क्या, उसकी वैल्यूएशन कैसे होती है। चलिए आज जो भी बंदा वो लिया है
नहीं, कस्टम ड्यूटी सिर्फ इंपोर्ट के केस में आती है, ये बात याद है। कस्टम ड्यूटी कभी भी आपने पूरी सप्लाई चेन में डिस्कस नहीं करनी। कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट, जब भी सोचना है कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट, ये नहीं मैंने दी है बस। कभी पूरी सप्लाई चेन में आपने कस्टम ड्यूटी को समझना नहीं है, ना सोचना है। इसने हाँ जी, एक्स जो है अगर इसने इंपोर्ट की है, मैं भी आपको समझाता हूँ, अभी मैं मिसाल से समझाता हूँ, वहां मेरे से पूछिएगा। आपकी किताब में से एक एग्जांपल है, वहां से मैं आपको समझाता हूँ। हाँ जी, अच्छा, ये अपनी आपकी किताब है, इसमें से देखिएगा, इसके कंटेंट्स गिवन है। ये हिस्ट्री वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ये बेसिक जो वैट मोड है इसको भी रीड करना है आपने, इसको भी समझने की जरूरत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है लेकिन अभी हम इस पे नहीं आएंगे। ये है असल जो चीज अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। मैं ये सारा कीड़ी काड़ा पहले खत्म करूं, फिर आपको इसको समझ। आपकी किताब का पेज नंबर देख लीजिएगा, क्या है जी? 5, मेरे पास 534 है, अपने पास आप देख लें, यही है, सेम है। अच्छा, ये पेज नंबर आपकी खालिद पेटी वाला किताब का 534 है। इसको जरा आपने समझना है। ये जरा इलस्ट्रेशन को देखें, मैं आपको पानी पी। ये देखें जी, हमारे पास 4 लोग हैं। एक है इंपोर्टर, नंबर 1 होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, राइट, और कंज्यूमर। ठीक है, यहाँ पर ये है, रिटेलर भी है, अगले पेज पे ना हो, ये सॉरी, ये हमारे पास रिटेलर भी है, असल में स्प्लिट हो गया। तो ये देखिएगा, उसके बाद अच्छा, सबसे पहले जो इंपोर्टर है इसको जरा एक असल में ये जो इलस्ट्रेशन आपको नजर आ रही है ये कभी एग्जाम में आई नहीं है, लेकिन इससे आपके जो कॉन्सेप्ट है ये बड़े स्ट्रांग होंगे, इससे इसकी फिलॉसफी समझ आएगी। जितना अच्छा सिस्टम को समझेंगे उतना अच्छा आपको सेल्स टैक्स में ग्रिप आनी शुरू हो जाएगी। इंपोर्टर ने एक चीज इंपोर्ट की 9200, ठीक है, और उसने कितने की बेच दी? 11,000 की। आपने पहले इन फिगर्स को फोकस करना है। एक शख्स ने एक चीज इंपोर्ट, अज्यूम करें ये झूठा नहीं है, इसने जो बात कही है मिनो अन ठीक कही है और इसको कस्टम वालों ने मान लिया है। इंपोर्टर का जो टाकरा होना है वो कस्टम डिपार्टमेंट से होना है, ये बात। इसके बाद कस्टम डिपार्टमेंट ने किसी से नहीं मिलना, ना कहीं पर कस्टम ड्यूटी का इम्पैक्ट आना, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। कस्टम ड्यूटी अगर आपने सोचनी है कभी भी एग्जाम के अंदर, तो वो किसके लिए सोचनी है? इंपोर्ट, इसके आगे नहीं सोचना, ये बात ध्यान में रखिए। और कस्टम ड्यूटी दी जाती है, ली नहीं जाती। कस्टम ड्यूटी दी जाती है, ली नहीं जाती, जबकि सेल्स टैक्स दिया भी जाता है, लिया भी जाता है। चीजों को पहले सॉलिड करें ताकि कहीं ये चीजें आगे मिक्स ना हो। इसने 11,000 की खरीद के आगे इसको जो है वो कितने की बेच दी? 11,600 रुपए की। 600 रुपए इसका मार्जिन आ गया। उसके बाद इसने 11,600 रुपए की होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को बेच दी। मैन्युफैक्चरर ने आगे इसको बेच दिया 23,600 रुपए का। इतना मार्जिन कैसे बढ़ गया? जाहिर बात है उसने इसके अंदर रॉ मटेरियल और ऐड किया होगा, बिजली इस्तेमाल हुई होगी, वर्कर्स को पेमेंट की, तो कॉस्ट बढ़ गई ना। अच्छा, उसने आगे इसको कितने का बेच दिया? 24,000 रुपए का। उसके बाद रिटेलर ने इसको कितने का बेच दिया? 24,600 रुपए का। अब पहले हम यहीं से
हम टेल से स्टार्ट करते हैं। मैं ये पंखा लेने के लिए गया, लेट्स सपोज कि ये एक पंखा है, ठीक है, ये है, ये पंखा मुझे उसने कहा, मैं लेने गया, मैंने कहा यार ये पंखा कितने का है, उसने कहा 24,600 रुपए का, और उसने मुझे कहा कि इसके ऊपर मुझे 17% आपने जीएसटी भी देना है। तो 24,600 इंटू 0.17, 4,182 रुपये प्लस 24,600। तो मैं ये पंखा जो है वो लेकर आया हूँ 28,780। अब मैंने उसे कहा कि भाई इतने का तो एसी आ जाता है। उसने कहा जब एसी आता था उस वक्त डॉलर 104 रुपए का था, अब डॉलर जो है वो 250 पे 290 पे पहुंच गया हुआ। चले मार्केट में, तो उसने कहा भाई अब पंखा जितने में पहले एसी था अब पंखे से गुजारा करो, इसका फायदा भी है कि बिजली का बिल भी तो कम आएगा ना। अगला जो सवाल है वो भी आपको कम मिलेगा। अब मैं इसको क्या बोलूंगा, मेरी कॉस्ट है, क्या है मेरी, ये बात जरा ध्यान में रखिए, मेरी क्या है कॉस्ट। मैं कहूंगा कि मुझे इतने का, मैं ये नहीं कह सकता इतने का और इतना सेल्स टैक्स है। अच्छा आप कहते हैं सर अगर पंखा मैंने ऑफिस में लगाया, अगर आपने पंखा घर में लगा लिया तो फिर भी आपकी कॉस्ट यही है, अगर आपने ऑफिस में लगा लिया तो फिर भी आपकी कॉस्ट यही रहेगी, ठीक है। सिर्फ उस बंदे के लिए वो इसको इनपुट कह सकता है जिसने ये पंखा आगे बेचना है, इसको कहते हैं टैक्सेबल एक्टिविटी। एक बंदा ऑफिस में बैठ के कोई और काम कर रहा है, कहता है टैक्सेबल एक्टिविटी ही कर रहा हूँ पंखे के नीचे बैठ के, तो इसको टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं कहेंगे। भाई वो जो पंखा खरीदा है अगर उसको आगे बेचना है तो इसको टैक्सेबल एक्टिविटी कहेंगे। इस बात को तसल्ली से समझ लीजिएगा, इस बात को तसल्ली से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टैक्सेबल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना जरूरी, यानी इस चेन में जितने लोग हैं, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, क्योंकि इसके अंदर इंपोर्टर किस में है, हम कहेंगे टैक्सेबल एक्टिविटी में, ये भी टैक्सेबल एक्टिविटी है, ये भी टैक्सेबल एक्टिविटी में है, ये भी टैक्सेबल एक्टिविटी में है, रिटेलर भी टैक्सेबल, कंज्यूमर टैक्सेबल एक्टिविटी में नहीं है, क्योंकि अब उसने यूज कर लिया। कंज्यूमर डजंट मीन घर वाला कंज्यूमर, ये गलत कॉन्सेप्ट स्टूडेंट के ज़हन में बैठ जाता है। जब भी कंज्यूमर आता है वो अपने आप को लेके बैठ जाता है। ऑफिस, दफ्तर, कारोबार, हर चीज को हम फिर एंड कंज्यूमर कहेंगे, रॉ मटेरियल वाले को कंज्यूमर नहीं कहेंगे, क्योंकि वो कंज्यूम नहीं कर रहा बल्कि उसको आगे बेच रहा है। तो बात समझ आ गई। अब जरा चलते हैं, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, वो है आउटपुट माइनस इनपुट। देखिए एक शख्स जो टैक्सेबल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है वो 2 दफा टैक्स देता है, ये बात ध्यान में, कब देता है, एक दफा परचेज करते हुए और दूसरी दफा मंथ एंड के ऊपर। परचेज करता है तो सेलर को देता है, मंथ एंड के ऊपर एफबीआर को जमा करवाता है। सारा चीजों को समझना शुरू करें कैसे। जैसे मैंने एक चीज, अब चीज खरीदी तो मैंने उसके ऊपर टैक्स दे दिया 100 रुपया, ये तो मैंने लेट्स को जनवरी के महीने में किया ना, जनवरी के महीने में ये चीज बेच दी और किसी से मैंने टैक्स ले लिया 120 रुपए। डिपार्टमेंट कहता है कि तुमने 100 रुपया दिया और 120 तुमने ले लिए, ये 100 अपना माइनस करो, ये 20 मेरे हैं, मुझे जमा करवा दो। तो आपने 20 रुपए किसको दिए, एफबीआर को। पहला टैक्स आपने किसको दिया था, जिससे चीजें खरीदी थी, वो टैक्स दिया, दूसरे से टैक्स ले लिया, उसको माइनस किया और बाकी पैसे महीने के एंड पे जमा। आप कहें सर अगर नहीं बनते तो छोड़ दे, नहीं बनते तो अगली, अभी सिर्फ इतनी बात सोच लें। अब देखिएगा इंपोर्टर ने जब इंपोर्ट की है तो ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को सेल्स टैक्स नहीं देता, देता भी होगा हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, ये बात ध्यान में रखें। हम पाकिस्तान से बाहर ना तो लोगों से टैक्स लेते हैं ना उनको देते हैं, ये बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके ज़हन में बैठ गया। लेकिन जैसे ही आप इंपोर्ट करते हैं तो कस्टम वाले आपके पास आ जाते हैं, हाँ जनाब आपने इंपोर्ट की है, ये बिल्कुल की है, हमें सेल्स टैक्स दें। तो कहते हैं जी मैंने आपसे तो नहीं खरीदा ना, तो कहते हैं खरीदा या नहीं खरीदा, अब आप समझे आपने हमारे से ही खरीदा है तो आप हमें टैक्स दें, तो इंपोर्ट वाले आपसे टैक्स लें।
अच्छा, अब चूंकि ये हमारा रॉ मटेरियल है, हमने अज्यूम किया है मैन्युफैक्चरर को आगे बेचना है, इसलिए यहाँ हम इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी नहीं, वो जो है ना वो वैल्यू एडिशन टैक्स नहीं दे रहे। इसमें चूंकि कस्टम ड्यूटी की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम अज्यूम करेंगे कि इस वैल्यू में वैल्यू भी शामिल है और कस्टम ड्यूटी भी शामिल है, क्योंकि कस्टम ड्यूटी की वैल्यू हमें गिवन नहीं है। अगर होती तो पहले इसमें ऐड करते हैं। तो ये क्या करेगा कि ये यहाँ पर इतना टैक्स किसको देगा? कस्टम डिपार्टमेंट को। इतनी बात समझ आ गई? ये जो अमाउंट है, सॉरी ये गलत कर गया हूँ, ये कस्टम वालों को देगा, सॉरी सॉफ्टवेयर नाराज हो गया। ये जो है इसका ले जरा 17% कितना बनता है जरा? हाँ जी 1560 ये बनाना, ये इसने कस्टम डिपार्टमेंट को जमा करवा दिया। लेट्स सपोज मैंने जनवरी में ये परचेज की है, तो ये वाला टैक्स मैं कब दूंगा? मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये मैं टैक्स दूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने 16 फरवरी को ये परचेज किया है तो दूंगा। मैंने यही जो चीज थी मैंने आगे बेच दी 25 जनवरी को, किसको? होलसेलर को। होलसेलर मेरे पास आया, उसने कहा सर मैंने ये शॉपर बैग बनाता हूँ, लोगों को मैं बेचता हूँ, ये पॉलीप्रोपिलीन मुझे बेच दे। आपने उसको कितने का बेच दिया? 11,000 रुपए का, प्लस आप उससे कितना लेंगे इसका सेल्स टैक्स? कितना? 1870। अब देखिएगा, आपने 1870 लिए और दिए कितने आपने? 1564। डिपार्टमेंट कहता है कि भाई तुमने ये पैसे दिए थे, ये तुमने लोगों से लिए, इसका जो डिफरेंस है ना वो मुझे जमा करवाओ। तो आपने इसका जो डिफरेंस था इन दोनों का, वो आपने क्या किया? 15 तारीख 2000 फरवरी को आपने जमा करवा दिया। महीना खत्म हो गया ना पूरा। समझे कि इसके अलावा इस इंपोर्टर ने कोई और ट्रांजैक्शन नहीं की। तो इसने ये 15 तारीख को टैक्स जमा करवाना है और 18 तारीख तक इसने अपनी इंफॉर्मेशन जमा करवानी है। ये बात मुझे बताएं, क्लियर हो गई? ठीक हो गया। अब डिपार्टमेंट को टैक्स कितना चला गया? कस्टम डिपार्टमेंट की वजह से और ये इंपोर्टर की वजह से ये एफबीआर के खाते में पहुंच चुका होगा। ओके, आगे चलें। अब आते हैं होलसेलर के ऊपर। होलसेलर ने ये 1870 जो है वो किसको दिए हैं? इंपोर्टर को। ठीक है, इसने भी समझे साल के दौरान दिए। इसने यही आगे बेच दिया 11,600 का, प्लस इसने 1972 रुपए इससे ले लिए। ठीक है, जो मैन्युफैक्चरर है। अब देखिएगा, इसने 1972 जिसको आउटपुट कहते हैं दे दिए और 1870 रुपए इसने इसको दिए थे। तो डिपार्टमेंट कहता भाई ये तुमने जो दिए थे, जो आपने लिए उसमें से माइनस करो, जो डिफरेंस है मुझे जमा करवा दो। तो ये साहब भी अपने पैसे क्या करेंगे? 15 सब अज्यूम करें ये सारी ट्रांजेक्शन एक ही महीने में हुई है, तो ये भी जाके 102 रुपए जमा करवा देंगे। मुझे बताएं ये हैप्पी है कि नहीं है? ये भी हैप्पी है, क्योंकि इसने जितना भी टैक्स दिया इसने अगले से ले लिया, मिस्टर टू से ले लिया। समझ आई? मिस्टर टू ने सारे का सारा टैक्स किससे ले लिया? मिस्टर। अब मिस्टर थ्री की तरफ आते हैं, वो मैन्युफैक्चरर है। इसने 1972 दिए, ये इसका इनपुट हो गया। इसने 23,600 रुपए की चीज आगे बेच दी मिस्टर फोर को, उससे कितना लिया? 4,012 रुपए, इसका 17%। ठीक है, डिपार्टमेंट कहता है कि भाई ये जो पैसे तुमने इसको दिए हैं इसमें से माइनस करो और डिफरेंस मुझे जमा करवा दो। इसने भी ये पैसे 15 फरवरी तक जमा करवा दिए डिपार्टमेंट को जाके। तो ये भी क्या हो गया? हैप्पी। पिछलों की सारी हैप्पीनेस खत्म हो गई है। तो दोबारा इस ओके, इसने जो टैक्स दिया अगले से लिया, आगे शिफ्ट कर दिया। इसने अपना, अच्छा अब इसकी तरफ आते हैं। इन साहब ने जो पैसे दिए हैं वो कितने दिए हैं? 4,012 रुपए, ये वाले 4,012 रुपए दिए। देखें उल्ट चल रहा है, इसमें ये ऐसे चेंज चल रही है। इन्होंने ये चीज जो है, नहीं सॉरी, हाँ ये वाले दिस वन, इन्होंने चीज बेची है 24,000 की। 24,000 का कितना लिया? 4,080 रुपए। ये इनका आउटपुट हो गया।
डिपार्टमेंट कहता भाई ये पैसे दिए थे, ये तुमने लोगों से लिए हैं, माइनस करो, बाकी जो बनते हैं मुझे जमा करवा दो। इन्होंने भी ये पैसे जमा करवा दिए, तो ही इज ऑल्सो हैप्पी। ठीक है ना, आगे चलें। अब रिटेलर आ गया, ये दुकान पे हॉल रोड पे बैठा हुआ है, लाहौर हार रोड में ये बैठा हुआ है। इसकी सिचुएशन देखें क्या है। इसने दिया 4080 होलसेलर को, राइट, और मेरे से इतने कितने पैसे लिए, 4182। ठीक है, तो इसने भी क्या किया कि इसका जो डिफरेंस था वो किसको जमा करवा दिया, एफबीआर को, 15/2 को। अब मेरे सुने, इन सारी अमाउंट को अगर आप ऐड करें, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये कितनी अमाउंट बनती है, 4100। ये वही पैसे हैं जो मैंने दिए हुए, ये वही पैसे हैं जो मेरी जेब से गए हैं, और मेरी जेब से जो पैसे गए अब रुक गए हैं। समझ आई है। तो इसीलिए जो मिस्टर 1 का बर्डन था वो 2 पे शिफ्ट हुआ, 2 का 3 पे, 3 का 4 पे, 4 का कंज्यूमर पे या 5 पे या जैसे भी था। इसलिए इस सेल्स टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। इनकम टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स नहीं कहा जाता, क्योंकि वहां आप इनकम टैक्स का बर्डन आगे शिफ्ट नहीं करते। वहां साल के दौरान जो टैक्स दिया जाता है उसको एडवांस टैक्स कहा जाता है, उसको सेल्स टैक्स नहीं कहा जाता। जबकि सेल्स टैक्स जो दिया जाता है इसको सेल्स टैक्स कहा जाता है, और ये आपने आगे से रिकवर करना होता है। ये है इसकी बेसिक फिलॉसफी। इज इट क्लियर? ये बात समझ आ गई? कोई सवाल? चले, अब इसी गेम को अगर ये समझ आ गया तो फिर मैं आगे चलूंगा, आगे समझ। अब मैं इसी गेम, अब आपने कैलकुलेटर जरा खोलने, मेरे साथ इसकी कैलकुलेशंस करनी है आप। ये अब मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त चीज समझाने लगा हूं जो आपको किताबों में नहीं मिलेगी। ये जो टेबल अभी बनाने लगा हूं ये किसी किताब में मौजूद है, लेकिन इससे आपको एक बहुत बड़ी फिलॉसफी समझ आनी है। और वो क्या है, ये आपने अमाउंट अपने जहन में रखनी है जो हमने, ये जो हमने काम किया था ना, ये वाला, ये अमाउंट आपने अपने जहन में रखनी है कि ये पंखा कितने का बिकना है। ये फाइनल 24,600 रुपए का, इसकी ये प्राइस है 24,600 रुपये। ये बात जहन में रखने हैं, यह है 24,600। हाँ जी, कहाँ 800 कहाँ लिखा हुआ, नहीं 24,600 लिखा हुआ। और ये अमाउंट आपने अपने जहन में रखनी है, ये दो अमाउंट जहन में रखनी है, तो इंशाल्लाह वज़्ज़ल आपको एक नई चीज समझ आ जाएगी कि वो क्या है। जी, टैक्स के अमाउंट होगी डाली वो माइनस करके उसको 17% लगता है प्रॉफिट पे। नहीं, आपने एग्जाम में इनका सवाल ये है कि ये 17% किस में लेना है। एग्जाम के लिए आपको जो सेल गिवन होगी उसका आपने 17% लेना है, जो आपको एक्सपेंसेस गिवन होंगे उसका आपने 17% लेना है, और इसको माइनस करना, ये आपका जवाब है। ये तो आपको सारी कहानी फिलॉसफी के लिए समझाई है, उसको मत समझें, अपने पॉइंट पे रहें कि एग्जाम में मुझे सेल मिलेगी, मैंने उसका 17% लेना है, एक्सपेंसेस मिलेंगे तो उसका 17% लेना है। मुझे एग्जाम में टैक्स की वैल्यू अगर डायरेक्ट गिवन होगी, अगर ये वैल्यू डायरेक्ट गिवन है तो मैं इसमें से डायरेक्ट माइनस कर दूंगा, ये जवाब है। ठीक है, एक सवाल ऐसा भी पेपर में आया हुआ है, उसने अमाउंट भी दी है और सेल्स टैक्स भी साथ दे दिया हुआ है कि स्टूडेंट क्या करता है भाई, जब डायरेक्ट ही अमाउंट गिवन है तो हमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। बात सिंपल हो गई। अच्छा, अब सुनिएगा, अब मैं आता हूं, एक हमारे पास आइटम्स हैं जिनको रिटेल गुड्स कहते हैं। ये बहुत लफ्ज आपको मिलेगा। एक होता है रिटेलर, स्टूडेंट इन दोनों को इकट्ठा पढ़ते हैं।
जैसे फॉरेन सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स सैलरी को इकट्ठा पड़, उसको नॉन रेजिडेंट को इकट्ठा पड़ जाते हैं ना, यहाँ भी गलती ये करते हैं। देखिए रिटेल गुड्स और है, रिटेलर और है। रिटेलर कौन है? जो आपको मोहल्ले में मिलता है, जो ग्रोसरी बेचता है, उसके पास बहुत सारी आइटम्स पड़ी होती है। उसके पास बिस्किट पड़े होते हैं, उसके पास चाय की पत्ती पड़ी होती है, उसके पास जो है वो नमक होता है, उसके पास जो है वो आइसक्रीम होती है, उसके पास होता है ना ऐसे। उसके पास सीमेंट नहीं होता, अक्सर पेंट नहीं मिलेगा आपको, मैट्रेस नहीं वहां से मिलेगा आपको। समझ आई ना? अब दूसरी बात की तरफ आते हैं। एक होती है रिटेल गुड्स। रिटेल गुड्स वो होती हैं जो हमें हमारे लॉ ने थर्ड शेड्यूल में लिखी हुई है। कहाँ लिखी है? इसका नाम थर्ड शेड्यूल इसलिए है क्योंकि इसमें आर आता है, तो रिटेल गुड्स में भी आर आता है, इसलिए इसका नाम थर्ड शेड्यूल। इसको फर्स्ट, आप ये फर्स्ट पे क्यों नहीं है? ये सवाल ये है कि फर्स्ट में क्यों नहीं है? क्योंकि आर दोनों में आता है, इसलिए इसको थर्ड शेड्यूल में रखा गया। हाँ जी, वो बाद में आता है ना, फर्स्ट के बाद, काफी लेट आता है वो। हाँ जी यार, थर्ड शेड्यूल में चूंकि आर आता है इसलिए यहाँ भी आर है, राइट। 1990 में मैं जो था वो अभी आर्टिकल भी नहीं कर रहा था, इसलिए मुझे मेरे से उन्होंने पूछा नहीं, उनसे गलती हो गई एफबीआर से, ये थर्ड शेड्यूल उन्होंने इधर डाल दिया, ऐसे समझ आ गई? ठीक है जी, फर्स्ट शेड्यूल है ही नहीं। चले एक और, लेकिन मैं जीत गया। सेल्स टैक्स में फर्स्ट शेड्यूल है ही नहीं, ले जी, इसलिए उन्होंने थर्ड शेड्यूल, 2 में आता है, थर्ड में आता है या 3 में आता है, इसलिए जो पहला जहां आ रहा है उन्होंने वहां रिटेल गुड्स डाला। इसके बाद है ना, थर्ड तो पहले है। आज हम गिनती ना गिनने, फिर आज गिनती गिनने पहले सारी, बाद में चलें। थर्ड शेड्यूल क्या है? रिटेल गुड्स का। रिटेलर के लिए नहीं है, रिटेल गुड्स का, ये पहले कॉन्सेप्ट रखें। रिटेल गुड्स होलसेलर भी बेच सकता है, रिटेल गुड्स मैन्युफैक्चरर भी बेच सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर भी बेच सकता है। रिटेल गुड्स और है, रिटेलर नॉर्मली एंड कंज्यूमर को रिटेलर बेचता है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखें। समझ आ गई? सवाल ये है कि क्या थर्ड शेड्यूल को दिया क्यों गया, फिलॉसफी क्या है, वजह क्या थी, रीजन क्या बनी इसकी, ये सवाल है हमारा। और इसमें एग्जाम में बहुत ज्यादा टेस्ट होता है। ये थर्ड शेड्यूल है, इसकी कुछ आइटम्स मैं लिखता हूँ आपको। सोप है, शैम्पू है, टी है, ठीक है। अच्छा, इसमें इसके अलावा सीमेंट भी है, पेंट है, मैट्रिस है। कुछ आइटम मुझे याद है, मैंने यहाँ लिखनी है, छोटा सा शेड्यूल, इतना बड़ा नहीं है, ठीक है। सेल्स टैक्स, हम सेल्स टैक्स एक्ट, सेल्स टैक्स 1990। इनकम टैक्स में भी थर्ड शेड्यूल है, लेकिन वो थर्ड शेड्यूल है डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन के लिए। इनकम टैक्स का जो थर्ड शेड्यूल है, इनको ये पूछ रहे हैं इनकम टैक्स में भी तो है, इनकम टैक्स का जो थर्ड शेड्यूल है वो डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन के लिए है। वो तो 4 लाइनों में खत्म हो जाता है, उसमें सिर्फ रेट्स हैं, 10%, 15% और ये रेट्स, इसके अलावा और कुछ नहीं। अच्छा जी, ये बात समझ आएगी। कुछ आइटम मैंने आपके सामने लिख दी, ये रिटेलर के पास नहीं होती, ये अक्सर रिटेलर के पास होती हैं। तो इससे पता चला कि रिटेल गुड्स वही आइटम नहीं है जो रिटेलर के पास होती है। और रिटेल गुड्स जो होती हैं वो सभी लोग बेचते हैं, ये इंपोर्टर भी बेचता है, मैन्युफैक्चरर भी बेचता है, होलसेलर भी, डिस्ट्रीब्यूटर भी, रिटेलर भी। क्यों? इसकी वजह है, असल वजह क्या थी? वजह ये थी, लॉ को जरूरत इस बात की थी कि टैक्स चोरी को रोका जाए। उसको रोकने के लिए उन्होंने एक शेड्यूल, उन्होंने एक शेड्यूल डिवाइस किया जिसको थर्ड शेड्यूल, उसमें कुछ आइटम्स डाल दिए। इस आइटम को डालने का मकसद एक ही था, उन्होंने यहाँ पर वैट मोड को खत्म कर दिया। क्या किया? वैट मोड को। उन्होंने कहा कि जो भी हम आइटम थर्ड शेड्यूल में लिख देंगे
उसकी सेल प्राइस के ऊपर 17% कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, उसके ऊपर ये 17% वाला रूल अप्लाई सेल प्राइस पे नहीं होगा, बल्कि उसकी जो प्रिंटेड प्राइस होगी उसके ऊपर होगा। किसके ऊपर होगा? किसके पास वो बॉटल है नेस्ले की या बिस्किट का कोई पैकेट हो, कोई ऐसी चीज जो बिस्किट का पैकेट या कोई ऐसी चीज पे प्राइस लिखी होती है नीचे, जूस का पैकेट है, इसके नीचे भी होती है, नहीं लिखी है? लिखी है ना, रिटेल प्राइस लिखी हुई है, ये इसके ऊपर प्रिंट है, मैं दिखाता हूँ आपको, इसके ऊपर होगी, ये देखिएगा, ये इसके ऊपर रिटेल प्राइस लिखी हुई है, ये देखिएगा, ये आपको भी मैं दिखा रहा हूँ नजर आई है आपको? अच्छा, ये लिखी हुई है इसके ऊपर RP, ये RS 21.37 प्लस इसका 17% है, 3 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है, 21.37 into 0.17, 3.63 प्लस 21.37, 25 रुपए का, ठीक है, ये आंशिक गर्म 25 रुपए का आपको मिला। अब एग्जाम में अगर आपको ये वाली वैल्यू गिवन हो तो आप इस पे पहुंच जाएंगे, अगर ये इंक्लूसिव गिवन हो तो आप इसको मल्टीप्लाई करें 0.17 1.17 के साथ, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से, यानी हमें एग्जाम में ये वाली वैल्यू चाहिए। ये बात समझ आ गई? अब समझें कि यही वाला, इसी को हम एग्जाम्पल नहीं, इसको नहीं, वो पहली वाली एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपके जहन में रहे। ये बात समझ आ गई? ये जो इसके ऊपर प्रिंट है ना, इसको रिटेल प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रिटेल प्राइस कहते हैं, इसको जहन में रखना आप। एक होती है सेल प्राइस, वो और होती है, ये क्या होती है? अब चलते हैं हम अपनी दोबारा इलस्ट्रेशन के ऊपर, कैलकुलेशन जरा तेज कर लीजिएगा, टाइम हमारे पास कम है। हम पहले अपनी फिलॉसफी को जरा सेट करते हैं। इंपोर्टर ने पंखा इंपोर्ट किया, इंपोर्टर ने क्या किया? पंखा। अब जरा जहन में रखना, आपने बनाया नहीं है, वो देर हो जाएगी फिर बनाने में, टाइम कम है। इंपोर्टर है, इसको कहते हैं कमर्शियल इंपोर्ट। डिपार्टमेंट को उसने कहा कि इसकी इंपोर्ट वैल्यू है 10,000 रुपया, 10,000 रुपया। डिपार्टमेंट ने कहा कि अच्छा ठीक है, इसका कस्टम ड्यूटी है 20%, तो इसको हमने 1.2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कमर्शियल इंपोर्ट कितना टैक्स देगा? क्योंकि कमर्शियल इंपोर्टर है ना, तो कमर्शियल इंपोर्टर 20% टैक्स देता है। कितना हो गया? 2400। ये बड़ा बात जरा ध्यान रखनी है कि इसने 2400 रुपया FBR के खाते में चला गया। अच्छा, ये जो मैं चीज करवा रहा हूँ इसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है, या हो सकता ना ही आए, लेकिन टैक्स को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है? दिस इज नॉट द वेस्टेज ऑफ टाइम, ये बात आपको याद रहेगी। अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। इंपोर्टर से कहा गया तुमने ये पंखा कितने का बेचना है, इस पे प्रिंट कर दो। इसने कहा जी मैंने इसकी जो देखें, इसकी दो प्राइस हैं, एक है इसकी सेल प्राइस, यानी इंपोर्टर कहता है कि मैं बेचूंगा आगे होल सेलर को, मैं डिस्ट्रीब्यूटर को बेचूंगा, ऐसे कर दरमियान में यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर ले आते हैं। ये कहता है जी मैं ये पंखा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर को बेचूंगा 15,000 रुपए का। डिपार्टमेंट कहता है अच्छा ये तो पंखा वैसे है नहीं, हम पंखे को छोड़ दें, कोई और मिसाल लेते हैं, हम सीमेंट की मिसाल ले लेते हैं। सीमेंट, चाय की पत्ती ले लें। पंखा चूंकि रिटेल आइटम है नहीं ना, हाँ जी नहीं, 15,000 रुपए की चाय की पत्ती जो है वो एक पैकेट 1,000 रुपए का आता है। एक पैकेट जो है वो कितने का आता है? ये बड़ा पैकेट है, इतना बड़ा पैकेट होगा तो क्या मसला है? सीमेंट कर लें, ये स्पेशल सीमेंट है, ये इसको रखने कमरे में खुद ही लग जाता है, इसको जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे कर लें। जब समझ आ गई? समझने के लिए
ये बात वो कहता है जी इसकी जो रिटेल प्राइस है वो है 24,600 रुपया प्लस इसका टैक्स है 4182 था। ये बात समझ आ गई? वो कहता है इस पे छापा लगाओ, प्रिंट कर दो। वो हमने बैग के ऊपर छापा लगा दिया, प्रिंट कर दी। अच्छा, इसने इसकी जो परचेज प्राइस थी वो थी 15,000 रुपया। डिपार्टमेंट कहता है चूंकि तुम रिटेल गुड्स में डील कर रहे हो जो कि थर्ड शेड्यूल की आइटम है, अब जो तुमने इससे टैक्स लेना है ना वो ये वाला लेना है जो प्रिंट किया तुमने। यानी अब तुमने अपनी सेल प्राइस का 17% नहीं लेना। कितना लेना है? जो प्रिंट किया हुआ है वो कितना है? 4,182 रुपए। यानी ये इससे दिस प्लस 4,182 रुपए लेगा। अब देखिएगा इसने 4,182 रुपए लिए, ठीक है, और डिपार्टमेंट को कितने दिए थे? 2,400 रुपया। वो कहता है इसको माइनस कर लो यहाँ से। ये बात समझ आई? यानी ये उसने कस्टम डिपार्टमेंट को दिए थे, ये उसने इससे ले लिए ये वाले पैसे, ठीक है। बाकी डिफरेंस कितना आया? 1,782। ये समझे कि उसने 16 जनवरी को जमा करवाए और ये वाले उसने रिटर्न जमा करवाते हुए जमा करवा दी। ये बात यहाँ तक सबको समझ आ गई? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मैं कलर चेंज कर लूंगा। ना समझ आई वीडियो देख लीजिएगा फिर दोबारा। देखें, मैंने ये कस्टम डिपार्टमेंट को पैसे दिए, कस्टम डिपार्टमेंट ने मेरे से वैल्यू पे ही लिए हैं 20%। लेकिन जब पाकिस्तान में चीज बिकनी शुरू हुई है तो चूंकि ये रिटेल गुड्स है, लोकल सेल हो रही है, तो उसने कहा कि तुमने अब जो है ना बाकी लोगों से पैसे 17% वाली गेम बंद कर दो। क्यों? क्योंकि ये रिटेल गुड्स है, ये थर्ड शेड्यूल में लिखी हुई है। इसलिए अब जितनी सप्लाई चेन चलेगी कोई बंदा भी जो सेल प्राइस या परचेज प्राइस होगा उस पर टैक्स नहीं लेगा, बल्कि प्रिंटेड प्राइस ही चलेगी आगे। क्यों? क्योंकि थर्ड शेड्यूल की आइटम है, ये अलग चीज है। ये बात समझ आ गई? क्या इंपोर्टर को कोई नुकसान हुआ? नहीं हुआ। उसने ये कस्टम डिपार्टमेंट को दिए और ये उसने डिस्ट्रीब्यूटर से ले लिए, बाकी जो पैसे थे उसने जमा करवा दिए। अच्छा, अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर। इसकी जो इनपुट थी वो कितनी थी? 4,182 रुपए। इसने आगे इसको बेच दिया 16,000 रुपए में होलसेलर को, लेकिन ये भी जो टैक्स लेगा कितना लेगा? 4,182 रुपए, क्योंकि रिटेल गुड्स है। क्योंकि ये भी जो है ये बंदा जो है वो टैक्स अब 17% वाली गेम। ये बात समझ आ गई? ये कितना टैक्स देगा डिपार्टमेंट को? कुछ भी नहीं। जितना इसने इंपोर्टर को दिया उतना इसने होलसेलर से ले लिया। अच्छा, अब आते हैं होलसेलर के ऊपर। अगली गेम आ गई होलसेलर। होलसेलर की जो परचेज प्राइस है वो है 16,000 रुपया। इसने आगे रिटेलर को बेच दिया 20,000 रुपए का। इसकी इनपुट कितनी? 4,182। इसकी आउटपुट कितनी? 4,100। यानी जब इसने पैसे दिए तो उसने ये वाले दिए है ना, ये वाले। तो जब ये लेगा तो इतने लेगा। यानी इसे रिटेलर कहेगा जी इसका 17% लो, वो कहेगा नहीं मैंने तुमसे 17% लेना। क्यों? जो प्रिंट, यानी मेरे पैसे जितने की चीज तुम्हें बेची है वो दो, सेल टैक्स इतना देना जिसपे प्रिंट है। समझ आ गई है? क्यों गेम बंद हो गई? क्योंकि थर्ड शेड्यूल की आइटम है। इसने डिपार्टमेंट कितना टैक्स दिया? मिल। आगे चलने, इसके बाद आगे रिटेलर। ये रिटेलर की परचेज प्राइस हो गई 20,000 प्लस उसका इनपुट था 4182। इसने मुझे कितने का बेचा? वो प्राइस कितनी थी? 24,600। और इसने मेरे से पैसे कितने लिए? 4,100। इसने डिपार्टमेंट को क्या दिया? कुछ भी नहीं। टोटल डिपार्टमेंट को कितने पैसे गए? 4182। ये दिए किसने हैं? मैंने। इसने अपना बर्डन इस पे शिफ्ट किया, इसने अपना बर्डन इस पे, इसने अपना बर्डन इस पे। ऑल हैप्पी?
मास वाई मेरे, मॉडल वही रहा, बर्डन किस पे शिफ्ट हुआ, डिपार्टमेंट हैप्पी, मोर हैप्पी। क्यों मोर हैप्पी? देखें अब जरा गेम 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 समझनी है, जरा कहानी सुननी है आपने। अब जरा बड़ी जबरदस्त कहानी है, कहानी बड़ी जबरदस्त है यहाँ पे। म्यूट कब से हुआ है? अच्छा जी, चले। तो इसने ये सारे पैसे किन किन से लिए? उस बेचारे को 4182 रुपए रिकवर करने के लिए तकरीबन 5 बंदों की मिन्नतें, उनके पीछे जा, उनके ऑडिट कर, फिर रिकवर हुए। यहाँ देखें, हाँ हाँ साहब फौत हो गए ना, कहते हाँ हाँ ठीक है। तो कैसा मजा है, उसने सारे पैसे एक ही बंदे से रिकवर कर लिए। उसने कहा अब ये चीजें बेचो, बाढ़ में जाओ, इसको फेंक दो मेरी तरफ से, अब तुम आपस में लड़ो। मैंने सारा टैक्स एक ही स्टेज पे ले लिया तुमसे, राइट? ये तुम सारे पैसे इससे लो, तुम सारे इससे लो, तुम सारे इससे लो, और तुम सारे। ये है थर्ड शेड्यूल की खूबसूरती। असल बात, इतनी लंबी कहानी जो थी, वो एक मरासी था ना, तो एक चला गया उसमें मेले में, किसी का मेला लगा हुआ है, वो उसको कुछ भी ना मिला, पसंद नहीं आया, उसका पर्स निकल गया जेब से, पॉकेट मारने जो ना वो निकाल लिया। तो किसी ने उससे पूछा कि यार मेला कैसा था? वो कहता सारा मेला सिर्फ मेरा पर्स निकालने के लिए लगाया गया था, जब मैं आया तो सबने दुकानें बंद कर दी, यही मकसद। तो ये सारा मेला लगाने का मकसद मेरा सोने एक ही था, अगर रिटेल गुड्स आए और सेल प्राइस गिवन हो आपको एग्जाम में, और उसकी रिटेल प्राइस या लिस्टेड प्राइस भी गिवन हो, तो आपने सेल प्राइस को एग्जाम में इग्नोर करना है, डिस्काउंट को इग्नोर करना है। किसको लेना है? रिटेल प्राइस को। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इंशाल्लाह अब कल से हमारा सेल्स टैक्स स्टार्ट होगा। एक नोट्स में आपके साथ इंशाल्लाह आज मैं शेयर करूंगा, उसका प्रिंट आउट आपने अपने सामने रखना है, वो तवील चलता जाएगा, हम काम करते जाएंगे। अब कल से हमारा सेल्स टैक्स प्रॉपर इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।